आज रीता कुमारी के कथा संसार में सुनते हैं पटना की सुप्रसिद्ध लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी ठहरी हुई जिंदगी। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर करें और अपने विचार तो ज़रूर ही लिखें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी ठहरी हुई जिंदगी। विशाखा की बचपन से आदत रही है सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाना और उगते हुए रক্তিम सूरज को देखना। उसे बहुत भाता था। 24 घंटे में ही 1-2 घंटे उसके अपने होते थे जिसे वह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीती थी। उन्हीं लम्हों में वह कभी अपने अतीत के गलियारों में घूमती, कभी सपनों के पंख लगा भविष्य को खंगालने की कोशिश करती, कभी टूटे हुए सपनों को संवारने की योजना बनाती। बस यही कुछ घंटे उसे सारे दिन की कठिनाइयों से जूझने की शक्ति देते। उस दिन भी उजाला फैलने के साथ ही उसकी नींद खुल गई थी। वह उठकर बालकनी में आ खड़ी हुई थी। मंद मंद हवाओं से डोलती डालियों पर फुदकती छोटी बड़ी चिड़ियाँ मन को सुकून दे रही थी और जीवन की खुशियों का आवाहन कर रही थी। यही पेड़ रात में कैसे भयानक हो जाते हैं। उस पर रहने वाले उल्लुओं की हूटिंग और चातक की तृष्णातुर आवाज़ मन में एक अजीब सी दहशत भरने लगती है। सुबह होते ही एक पल में सब कुछ बदल जाता है और प्रकृति का यह बदला स्वरूप जीवनदायिनी लगने लगता है। प्रकृति की तरह कभी कभी एक पल में ही आदमी की ज़िंदगी के मायने, रिश्ते सब बदल जाते हैं। जैसे एक पल में विशाखा की ज़िंदगी का पूरा अध्याय ही बदल गया था। विशाखा का पालन पोषण एक खुले विचारों वाले वातावरण में हुआ था, जहाँ जर्जर परंपराओं के नाम पर बेटियों की खुशियों की बलि नहीं दी जाती थी। उस परंपराओं को ही तिलांजलि दे दी जाती थी। उसके मम्मी पापा दोनों कॉलेज में पढ़ाते थे और अपनी दोनों बेटियों सुजाता और विशाखा के साथ बेहद खुश और संतुष्ट थे। अपनी दोनों बेटियों को अपना करियर चुनने की उन्होंने पूरी आज़ादी दे रखी थी। सुजाता पेंटिंग की दुनिया में आगे बढ़ रही थी तो विशाखा मेडिकल में एडमिशन ले अपने सपने पूरे करने में जुटी थी। यह मम्मी पापा का सहयोग ही था जो दोनों बहनें अपने अपने क्षेत्र में आराम से सीढ़ियाँ चढ़ते चली गईं। जब सुजाता दीदी ने एक साउथ इंडियन मलयाली लड़के को जीवन साथी के रूप में पसंद किया तो मम्मी ने कोई विरोध नहीं किया, पर समझाया ज़रूर था कि साउथ और नॉर्थ इंडिया के कल्चर में काफ़ी अंतर है, इसलिए एक बार अपने फैसले पर पुनः विचार कर ले, क्योंकि शादी ब्याह जीवन के अहम फैसले होते हैं। मम्मी के समझाने पर भी जब वो अपने फैसले पर कायम रही तो मम्मी ने खुद आगे बढ़कर उसके फैसले को अंजाम दिया। जब विशाखा की शादी की बात आई तब उसने इस बात का फैसला करने का पूरा अधिकार अपने मम्मी पापा को दिया। पापा ने उसके लिए अपने दोस्त के बेटा मयंक को चुना। मयंक उससे 3 साल सीनियर था और एमएस कर एक प्राइवेट क्लिनिक में काम सीख रहा था, जबकि उसका एमएस पूरा ही होने वाला था। पहली मुलाकात में ही मयंक विशाखा को काफ़ी कल्चर्ड और ज़हीन लगा। शादी के बाद 5-6 महीने तक दोनों के दिन काफ़ी अच्छे गुजरे, पर कहते हैं नियति को निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं होती तो वह खुद ब खुद जीवन में प्रवेश कर जाता है। विशाखा के एमएस करने के बाद ही बिहार में ढेर सारे डॉक्टरों की नियुक्ति की घोषणा की गई। दोनों ने नियुक्ति के लिए आवेदन किया। लेडी डॉक्टर की काफ़ी कमी थी, इसलिए विशाखा की नियुक्ति उसके सिलेक्शन होने के साथ ही हो गई, जबकि मयंक के सिलेक्शन होने के पूरे साल भर बाद उसकी नियुक्ति हुई, वह भी शहर से दूर गांव में। फिर तो इतनी सी बात ने देखते देखते हवा का रुख ही बदल दिया और मंद हवा प्रचंड रूप ले दोनों के बीच की खुशियों को उड़ा ले गया। मयंक की माता शांति देवी और पिता माधव गर्ग काफ़ी खुले विचार के थे, जबकि उन्हीं का बेटा मयंक काफ़ी संकीर्ण विचारधारा का था, जो मूलतः उसकी दादी की देन थी, जिनके पास वह पला बढ़ा था। मयंक के माता पिता दोनों नौकरी करते थे, इसलिए उसका अधिकतर समय
दादी के साथ ही गुजरता था। यह बात तब विशाखा को समझ में आई जब उसके नौकरी में पहल करते ही मयंक का पुरुषात्मक अहम जाग उठा। उसके व्यवहार से पता चलने लगा था कि हमेशा से ही स्त्री को दोयम दर्जे का समझते आया था। वह यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि नौकरी ही नहीं, विशाखा बहुत सी बातों में उस पर भारी पड़ती है। डॉक्टरी के अलावा विशाखा के हर काम में एक खास मॉडर्न लुक था। चाहे कपड़े पहनने की बात हो, घर सजाने की, टेबल का अरेंजमेंट हो या फिर खाने के आइटम के सिलेक्शन का, हर मामले में उसकी मिसाल दी जाती थी। यह बात मयंक के गले नहीं उतर रही थी। हालांकि शादी के समय वह विशाखा के इन्हीं गुणों पर फिदा हुआ था। अब आलम यह था कि विशाखा के हर काम में उसे कमियां नजर आने लगी थी। जब स्मिता और सौरभ का जन्म हुआ तो विशाखा को लगा कि ये बच्चे सारे फासले मिटा देंगे, लेकिन सहयोग करने के बदले वह पूरी तरह से हर काम से कटा कटा रहता। विशाखा क्या करती? पति के सामंती विचारधारा को कैसे संतुष्ट करती? उसके सामने ढेर सारी चुनौतियाँ थीं। उसने घर में काम के लिए 2-2 मेड रख लिए थे, जिनके सहारे किसी तरह वह बच्चों की केयर, हॉस्पिटल, क्लिनिक और घर में तालमेल बैठाती। मयंक उसके लिए पति नहीं, किसी के साथ होने का तसल्ली मात्र था। वहीं मयंक अपने गांव की पोस्टिंग से हैरान और परेशान प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। दिनों दिन विशाखा के बढ़ते प्रैक्टिस पैसे और शोहरत उसे और भी ईर्ष्यालु बना रहे थे। उसे थोड़ा बहुत जो भी समय मिलता उसमें अपने क्लिनिक को चलाने के बदले आस पड़ोस के लोगों के साथ बिताता और अपना दुखड़ा रोता। मयंक के स्वभाव को समझ ज़्यादातर लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठाने लगे और वह चापलूस लोगों से घिरा रहने लगा। जिसको भी विशाखा के घर में सेंध लगाना होता वह मयंक के खुशामद में कसीदे पढ़ता और अपनी मनमानी करता। विशाखा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। उसके पड़ोस में काजल रहती थी। साधारण रंग रूप वाली काजल पूरे मांग में सिंदूर भरे अपने आप को मयंक के सामने पतिव्रता नारी सिद्ध करने की हर संभव कोशिश करती। 10वीं फेल थी, पर माता पिता से मिले फ्लैट का इतना घमंड था कि उसी के बलबूते अपने पति को अपने पल्लू से बांधे अपनी सासू माँ का हाल बेहाल किए रहती। नंदों को तो अपने अशिष्ट बातों से 4 दिन भी मैके में नहीं टिकने देती। फिर भी मयंक के सामने सती अनसुईया और सावित्री से अपने को कम साबित नहीं करती। कभी कुछ अच्छा पकाती तो मयंक को ज़रूर खिला देती। काजल का पति भी उसका गुणगान किए रहता। दिन भर वह घर के कामों का रोना रोती रहती, जिसमें मयंक को उसके घर के प्रति प्रतिबद्धता और पति के प्रति समर्पण नजर आता है। यह सब तो ठीक था, लेकिन जब मयंक कहता कि काश तुम भी काजल जैसे गुणों होते तुम में, तो उसे सुनते ही विशाखा का सर्वांग लहर उठता। जब भी मौका मिलता विशाखा उसे समझाने की कोशिश करती कि बदलते समय के साथ काम करने वाली औरत की दोहरी जिम्मेदारी हो गई है, जिसे निभाने के लिए पति का सहयोग जरूरी है, न कि पत्नी को सती अनसुईया बनना। पढ़े लिखे हैं, इतनी तो समझ होनी चाहिए आपको। लेकिन अपनी पर्सनालिटी को लेकर हीन भावना से ग्रसित मयंक को भला यह सब क्यों समझ में आता। मयंक का एक खुदगर्ज दोस्त नवीन था, जो उसे देवता आदमी कहता था, क्योंकि वह खुद का ही नहीं अपने रिश्तेदारों का भी मयंक से इलाज करवाने के लिए लाता और जांच से लेकर दवाइयों तक का बोझ भी धीरे से उसी पर डाल देता। एक उसकी मुँह बोली बहन नेहा थी। आते ही अपने सारे काम इनके सर डाल खुद मार्केटिंग में व्यस्त हो जाती। जब तक विशाखा को सुनाती, भैया में इतना अपनापन है कि न दिन देखती हूँ न रात, अधिकार से भाई के घर आती हूँ। ऐसे ही शब्दों के वंचना में फंसे मयंक का एकदम से एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था। उसको कोई भी उसको समझा नहीं पाता था। वह इन्हीं सब बातों में फंसा रहता था।
इस वातावरण में बच्चे बड़े हो रहे थे। विशाखा की बेटी स्मिता तो काफ़ी समझदार थी, पर उसके मासूम से सौरभ को मयंक ने अपने प्रभाव में लेने लगा था। विशाखा की अनुपस्थिति का फ़ायदा उठा वह हमेशा उसे पूरी तरह अपने बस में रखता। 10 से 11 वर्ष का सौरभ अपनी माँ से कहने लगा था कि मम्मी, आपको तो पापा की भावनाओं का ख्याल ही नहीं रहता है। या फिर कभी कहता, पापा के त्याग के कारण ही यह घर है, अगर पापा भी आपकी तरह पैसों के पीछे भागते तो हमारा क्या होता। विशाखा को समझते देर नहीं लगी कि बेटा के दिलो दिमाग में उसके पिता ही प्यार से जहर भर रहे हैं। यह सब देख विशाखा अचंभित रह जाती। आदमी का अहम क्या इतना बड़ा होता है कि औरत को अपने से दबा कर रखने के लिए वह बेटे को भी अपना हथियार बना ले। बेटे की उद्दंडता का चोट उसके आत्मविश्वास और आत्मगौरव पर लग रहा था। बात यहाँ बेटे की उद्दंडता से ज़्यादा उसकी अपनी असमर्थता की थी। वह चाहकर भी अपने बेटे के विचारों को सही दिशा नहीं दे पा रही थी, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा पीड़ादायक था। आज जो अपनी माँ का अपमान करने से नहीं चूक रहा था, वह किसी दूसरी औरत का क्या सम्मान करेगा। पर इस सब के लिए जिम्मेदार मयंक को समझाना उसके बस में नहीं था। जब न्याय के रचयिता गौतम ऋषि स्वयं न्याय का पालन नहीं कर सके और अपनी पत्नी, जिसने हमेशा उनका साथ दिया, उसे ही बिना सारा सच जाने सिला बना दिया और उनका न्याय ही अन्याय का पर्याय बन गया था, तो मयंक की क्या बिसात थी। इसमें तो हमेशा से प्रकृति प्रदत्त अहम रहा था, जो आज भी कायम था। यूं ही 15 वर्ष गुजर गए। प्रतिदिन बदलते परिवेश में अपने परिवार को लेकर बुने गए उसके सारे सपने चूर चूर हो गए थे। जिस घर में प्यार नहीं, आपसी समझ नहीं, विश्वास नहीं, एक दूसरे का सम्मान नहीं, वहाँ जीवन खुद ही अपना मूल्य खोने लगता है। एक दिन अचानक ही उसकी मुलाकात अपनी बचपन की सहेली नैना से हो गई। विशाखा के घर के पास ही उसने अपना घर लिया था, जिससे अक्सर ही दोनों की मुलाकात होने लगी। एक दिन भावुकता में आकर वह नैना को सब कुछ बता दी और उससे सलाह मांगी, तो उसने एक ही सलाह दी, लोहा को लोहा ही काटता है। तू अपनी सासू माँ की सहायता ले। मेरी सासू माँ मेरी सहायता क्यों करने लगी? वह तो चिढ़ी रहती है मुझसे कि मैंने उनके पुत्र को उनसे दूर कर दिया। रूठी है तो मना, ऐसे आदमियों का इलाज उसकी माँ ही कर सकती है। मयंक भी जब विशाखा को ब्लेम करता कि तुम्हारे कारण ही मेरे माता पिता मुझसे अलग हो गए हैं, एक दिन वह खुद पटना जाकर सासू माँ को मना करके जिद करके अपने साथ रांची बुला लाई। पहली बार शांति देवी को बहू का यूं जिद करना अच्छा लगा। वह एक माँ ही नहीं, पढ़ी लिखी सूझी हुई अनुभवी औरत थी। बहू के बताने के पहले ही उसकी दुखती रग को समझने में उन्हें देर नहीं लगी। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि उनके अरियल बेटे को अपनी पत्नी की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है और उसे चोट पहुंचाने के लिए जो कर रहा था सो कर ही रहा था। बच्चों के कोमल मन को भी बुरी तरह घायल कर उन्हें किसी अंधेरे गर्त में ढकेल रहा था। इसका अंदाज़ा भी उसे नहीं था कि वह क्या कर रहा है। अपनी बहू से सारी दुश्मनी भुला सबसे पहले शांति देवी ने हर उस व्यक्ति को खदेड़ना शुरू किया जो उनके बेटे और बहू के बीच दूरियां पैदा कर रहा था। बहू ने उन पर विश्वास किया था, वह उसके विश्वास को टूटने कैसे देती, क्योंकि पहले वह एक औरत थी, फिर माँ। एक दिन बड़े प्रेम से काजल सब्जी बनाकर लाई और शांति देवी से बोली, मयंक जी को बहुत शौक़ है कि उनकी पत्नी तरह तरह का खाना बनाकर उनका इंतज़ार करे और उनका पूरा ख्याल रखे। वह सोच रही थी कि सासू माँ हैं तो उल्टा ही बोलेंगी और उसके बातों का समर्थन करेंगी, लेकिन उसकी बात का समर्थन करने के बदले शांति देवी बिदक उठी। ये मेरे बेटे की कैसी अविवेकी सोच है। सर्वगुण संपन्न डॉक्टर पत्नी मिली है, उसकी उसे कोई कदर ही नहीं है। ऐसी ही सोच थी तो कम पढ़ी लिखी तुम्हारे जैसी लड़की से शादी कर लेता। तब पत्नी फैन चलाने पर भी बैठकर पंखा झलती, भले ही अपनी सासू माँ को चौखट पर भी नहीं फटकने देती। बड़ा खुश रहता, मुफ्त के फ्लैट में पड़ा रोटियाँ तोड़ता। सच पूछो तो दुर्भाग्य मेरी बहू का है
जो इतना योग्य होते हुए भी ऐसे पति का साथ निभा रही है जिसे उसकी कदर ही नहीं है। उस दिन के बाद से काजल की हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ आने की। एक दिन उन्होंने नवीन को पकड़ा। वो मयंक से कहने आया था कि मयंक किसी अच्छी फिजिशियन के यहाँ नंबर लगाकर उसकी माँ को दिखवा दे। शांति देवी ने तुरंत उसे आड़ों हाथ लिया। क्यों जी, अपनी माँ को दिखाने के लिए भी समय नहीं है तुम्हारे पास? जा, खुद अपनी माँ को दिखाने के लिए मेहनत कर, नंबर लगा और पैसे खर्च कर। दूसरे को देवता कहने के बदले खुद देवता बनने की कोशिश कर। मयंक सिर्फ डॉक्टर को फ़ोन कर देगा बस। बाहर वाले को ही नहीं, अपने पोते और बेटे के निकोल को भी उन्होंने कसना शुरू कर दिया। उन्हें भी वह आड़े हाथ लेती। एक दिन जैसे ही सौरभ अपनी माँ के विरुद्ध मुंह खोला, उसकी क्लास लगा दी। बस इतना ही जानता है अपनी मम्मा को। इसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी की आलोचना कर रहा है। माँ के तो सारे फ़र्ज तुम्हें जुबानी याद है, पर यह भी तो बता कि तुमने आज तक माँ की खुशी के लिए क्या किया है। रे, माँ के कर्ज तो भगवान भी नहीं उतार पाए, तो तू क्या चीज़ है। खैर, माना कि माँ का आंचल है तेरे सिर पर, अगर माँ ने उसे खींच लिया तो तू कहीं का नहीं रहेगा। माँ ही नहीं, सभी औरतों के साथ अच्छा व्यवहार ही तुम्हें शालीन और सौम्य बनाएगा, वरना तुम प्यार के सारे रिश्ते खो दोगे। एक दिन स्मिता के स्कूल में हेल्दी फूड बनाने की प्रतियोगिता रखी गई थी। अपनी माँ और दादी से पूछ कर कुछ रेसिपी लिख रही थी। तभी वहाँ मयंक आ पहुँचा। विशाखा को सुनाकर स्मिता से बोला, तुम जाकर काजल आंटी से क्यों नहीं पूछती, वह तुम्हें सही तरीक़ा से हेल्दी फूड बनाना सिखा देगी। सुनते ही स्मिता चिढ़ गई। वह दोनों दादी पोती किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थी। नहीं पापा, कभी नहीं। काजल आंटी को तो हेल्दी फूड का अर्थ भी पता नहीं होगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस तरह के लोग कैसे आपको प्रभावित कर लेते हैं। जिस बात के लिए आपको माँ पर भरोसा करना चाहिए, आप किसी और पर करने लगते हैं। बेटी की बातों ने मयंक को गहरी चोट दे दिया। किसी से भी हार न मानने वाला व्यक्ति अपनी ही संतान के एक हल्के से प्रहार से धराशायी हो गया था। ऐसे ही एक दो घटनाओं ने मयंक के अंतःकरण को झकझोर कर रख दिया। उसके अंतःचक्षु खुलने लगे। वह जिस सच्चाई को देखकर भी अनदेखा किए हुए था, उसे अच्छी तरह समझने लगा था। आज के बदलते सामाजिक परिवेश में उसे अपनी सामंती सोच को त्याग पत्नी की मदद करनी चाहिए थी। उसके बदले हमेशा वह पत्नी की ही आलोचना करता और अपनी उम्मीदों पर खरा उतारने की कोशिश करता। कभी उसकी उम्मीद की परवाह नहीं की। ईर्ष्या से दग्ध पत्नी को नीचे गिराने की कोशिश में खुद ही नीचे और नीचे गिरता चला गया। अगर वह भी उसने बदलते समय के हिसाब से अपनी सोच नहीं बदली, तो अपनी माँ, पत्नी और बेटी तीनों को अब वह खो देगा। इस तरह की सोच से धीरे धीरे मयंक की तपिश ठंडक में तब्दील होने लगी। मानसिक संतरास कम हुआ तो समझ में आया कि अपने घर की सारी समस्याओं का जनक तो वह खुद ही था, तो हल भी उसे ही खोजना था। अपनी गलती को समझना, उसे स्वीकारना और उस पर काबू पाना किसी भी मनुष्य के लिए काफ़ी कठिन होता है, पर अपनी माँ के सहयोग से उसने उस संभव को भी कर दिखाया। अपनी सारी ऊर्जा उसने अपने को विकसित करने में लगा दिया, जिससे जल्द ही उसकी गिनती भी शहर के जाने माने डॉक्टरों में होने लगी। ठहरी हुई जिंदगी को गति जो मिल गई थी। शांति देवी चाहे उम्र के जिस दौर से गुजर रही थी, पर उन्होंने बेटा के सोच को, अहम को अंकुश लगाने की हर संभव कोशिश की। बहू और पोती के बदले बेटे और पोते पर अंकुश कसा, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ रही थी कि अंकुशहीन पुत्र और पत्र घर के लिए नहीं, समाज के लिए भी घातक होते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी ठहरी हुई जिंदगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।